रिलेट करें, किससे? एक्सेलरेशन से। तो इस टॉपिक को कुछ बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटन की मैकेनिक्स, मैकेनिकल वर्ल्ड जो है हमारा किस पे काम करता है, उसके अंदर कैसे पैरामीटर्स होते हैं, क्या मोशन होता है, सब मैकेनिक्स में आता है। मीन्स जहाँ फोर्स को हम एक्सेस से रिलेट कर दिए वो हो जाएगा न्यूटन मैकेनिक्स। अब न्यूटोनियन जो मैकेनिक्स होता है क्या हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई कर सकते हैं? क्या कोई जो तेजी से चल रहा है एकदम लाइट की स्पीड से उस पर अप्लाई कर सकते हैं? सॉरी, कर सकते हैं। तो इससे कुछ लिमिटेशन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के। क्या लिमिटेशन है? सॉरी, जो न्यूटन का मैकेनिक्स है जिसमें हम फोर्स को एक्सेस से रिलेट करते हैं, ये कुछ रेंज में ही अप्लीकेबल होती है और ये रेंज हमारे लिए बहुत काफ़ी है, हमारे लिए डेली लाइफ को समझने के लिए। लेकिन अगर उसको आपको एक्सट्रीमली अच्छे से पढ़ना है, उसकी और तह तक जाना है कि नहीं, तो इसका रेंज सीमित हो जाता है, कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं। कह सकते हैं लिमिटेशन। आप इसको ऐसे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे जो कंप्यूटर आज हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर पहले क्या था? कैलकुलेटर का यूज़ करके कंप्यूटर बना। मतलब बहुत सारी जनरेशन होती है कंप्यूटर की। तो आप देखेंगे तो उसमें कैलकुलेटर से बना कंप्यूटर से फिर हम लोग थोड़ा सा एडवांस किए तो मोबाइल में उसी बड़े कंप्यूटर को हम लोग मोबाइल में कर पाए, आज मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अब कंप्यूटर से बना सुपर कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर को करके संभाल लेता है। अब सुपर कंप्यूटर से भी खतरनाक बन गया है क्वांटम कंप्यूटर, जिसमें सभी देश अपने हाथ जमाए रखे, मतलब बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बनाने की। तो क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा? बहुत सारे सुपर कंप्यूटर का भी अकेले संभाल लेगा, इतना पावरफुल होगा क्वांटम कंप्यूटर। जो क्वांटम कंप्यूटर होगा, नाम से मालूम पड़ा क्वांटम कंप्यूटर, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स न्यूटन से भी छोटे लेवल मीन्स छोटे ब्रॉड लेवल पे स्टडी करने को जो मैकेनिक्स काम करती है उसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। देखते हैं अभी तो इसका लिमिटेशन क्या है। जैसे हम जो आसपास अपने ऑब्जेक्ट देखते हैं, सबका लगभग जो हाइट होता है, मतलब जो भी आप देखते होंगे, हाँ, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा ही होंगे उनकी साइज़। तो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, इसका जो रेंज है, इसकी जो साइज होनी चाहिए, साइज किस पे एप्लीकेबल है? ये 10⁻⁻6 मीटर यानी 1 माइक्रोमीटर। अगर उसकी साइज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की इससे बड़ी है तभी हम न्यूटन मैकेनिक्स को अप्लाई करेंगे। अब इसकी बड़ी यहाँ से होके आप कहाँ तक भी जाए, आप जाएँ, बड़ी होने से मतलब इसके आप कहाँ जाए, आप अर्थ को ले सकते हैं। अब बॉल तो ले ही सकते हैं अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, अर्थ हो गया, फिर कोई भी प्लेनेट ले लें, सन ले लेते हैं, फिर जो हम सोलर सिस्टम ले लें, गैलेक्सी और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, सभी पे आराम से अप्लाई होता है न्यूटन मैकेनिक्स। मतलब जो न्यूटन मैकेनिक्स है ये माइक्रोस्कोपिक वर्ड के लिए है। किसके लिए? मैक्रो। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। तो मैक्रो किसको बोलते हैं? जो 10⁻⁶ मीटर से बड़ा हो। माइक्रो क्या? जो उससे छोटा हो, 10⁻⁶ से छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो वहाँ अगर इसके छोटे चले गए, अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चले गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से छोटे स्टेज में चले गए ना, तो यहाँ पे उनके न्यूटन की मैकेनिक्स नहीं लग पाएगी। तो न्यूटन की मैकेनिक्स वहाँ पे काम करना बंद कर देती है। आप जब छोटे लेवल पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे लेवल पे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो हम बात करते हैं टेलीपोर्टेशन की, टेलीपोर्टेशन समझते हो? यहाँ से मैं दूसरी जगह चले जाऊँ तुरंत ऐसा गायब होके छुमंतर, तो वहाँ होता है क्वांटम पे 10⁻15 न्यूक्लियस के आसपास समझ सकते हैं, 10⁻15 10⁻10 एटम के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा होता है टेलीपोर्टेशन। जैसे आपको पता है अगर मैं इस बोर्ड के पार जाना चाहूँ तो नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता क्योंकि बीच में बाउंड्री है, बट और मेरी एनर्जी उतनी नहीं है कि मैं इससे पार जा सकूँ। या मान लो कोई इतनी बड़ी दीवार है, मेरी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इसको चाहिए काइनेटिक एनर्जी कितना? मान लीजिए 10 जूल का मान लेते हैं, और ले लेते, चलो भाई तुम 100 जूल का। अब मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है 80 जूल की है, तो मैं इस दीवार को कभी पार नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं? क्योंकि इसका 100 ऊपर होना चाहिए, समझ रहे हो? अगर मेरी कैपेसिटी इसको पार करनी तो मैं पार नहीं कर सकता। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में, इसमें स्मॉल पार्टिकल्स की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। पार्टिकल पार कर जाएगा, एनर्जी कम होने के बावजूद भी पार कर जाएगा।
है कि नहीं। तो ये सब कुछ अद्भुत चीज़ें होती हैं। जैसे आपको पता है जो गोल्ड होता है आपको कैसा दिखता है, माइक्रोस्कोपिक गोल्ड, मतलब बड़े फॉर्म में गोल्डन कलर या येलो बोल सकते हैं, येलोइश कलर का। बट अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें वो पिंक कलर का दिखता है कि नहीं। अब जो मैं कभी देखा नहीं हूँ, सब फैक्ट है, वो बता रहा हूँ। तो ये सब माइक्रोस्कोपी। तो अगर मैं इसके नीचे जाऊँ, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक जाऊँ, इसके नीचे जो मैकेनिक्स काम करती है उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। नाम ही सुन के इतना अलग ही लगता है, इतना अच्छा लगता है, और ये मैकेनिक्स बहुत हार्ड है। रिचर्ड फेमन बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला है अगर किसी को लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स मैंने समझ गया है तो वो समझा नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत हार्ड है। आपको अगर लग रहा है आपने क्वांटम मैकेनिक्स समझ गए हैं तो आप समझ ही नहीं है, ठीक नहीं। तो ये चीज़ है। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ड को जब हम पढ़ेंगे तो उसको क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में आजकल बहुत कामें चल रही हैं। जैसे कोई चीज़, बड़े चीज़ को अगर हम देखते हैं तो जैसे हमारा पूरा भारत किससे बना हुआ है, हमारा जो देश एक एक जनता से मिलकर बनी हुई है। अगर एक एक जनता को समझ लें तो भारत की थोड़ा सा, भारत के हम सोच विचार फिलॉसफी को समझ सकते हैं पूरे देश की, है कि नहीं। तो वैसे ही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट देखें, आपको पता है एटम से बना है, बट एटम भी किसी चीज़ से बना है, तो उससे को भी पढ़ लेगा फंडामेंटली तो हम आगे ब्रॉड चीज़ को आराम से समझ सकते हैं। तो वही सब वो क्वांटम मैकेनिक्स आजकल पढ़ रहे हैं सब। ये हो गया। और दूसरा लिमिटेशन क्या, स्पीड की बात करते हैं। किसी भी जो हमारे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं उसकी जो स्पीड होनी चाहिए 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होनी चाहिए, इसमें कम होना चाहिए। अब 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या है, जैसे हम लाइट की बात करते हैं, लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड कितनी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। इसके वजह से ही क्या होता है कि लाइट को 15 करोड़ किलोमीटर दूरी की सूर्य से अर्थ के बीच के डिस्टेंस को तय करने में बस 8 मिनट और 20 से 21 सेकेंड लगते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी तेज है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम जो देख रहे हैं अगर वो 10 मतलब लाइट की स्पीड के आसपास चल रहा है ना, तो उसमें न्यूटन की स्टडी आप नहीं कर पाएंगे, न्यूटन के मैकेनिक्स को पढ़ नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे हमको पता है हमारे आसपास दुनिया में क्या लगता है हमको कि टाइम फिक्स है, टाइम एक कांस्टेंट है, जैसा टाइम बीतता है वैसे ही होगा, टाइम में कोई चेंजेस होता नहीं है कि नहीं। जो इंटरवल होते हैं 1 आवर को वो फिक्स है। बट जब हम स्पीड हाई स्पीड पाते हैं लाइट की स्पीड के आसपास, तो वहाँ टाइम में भी चेंजेस हो जाते हैं, आपके मास में भी चेंजेस होंगे, बहुत चीज़ें चेंजेस होती है। तो उसको हमको न्यूटन के मैकेनिक्स से समझाना आसान नहीं है, समझा नहीं पाएंगे। तो उसको हम जब पढ़ते हैं उसके लिए हम लोगों ने देखा, जो आइंस्टाइन है बहुत फेमस चल रहे हैं, उन्होंने बताया था क्या, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चल रहा है तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसको पढ़ते हैं कि कैसे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। जैसे ट्विन पैराडॉक्स इसको कहते हैं। ट्विन पैराडॉक्स मीन्स मान लीजिए आपका एक भाई दोस्त जो भी है, मान लीजिए जो ट्विन्स हैं, एक अर्थ पे दूसरा ट्यून एक ऐसे जेड में या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने बना के रखा है जो लगभग लाइट की स्पीड से चलता हो। हाँ, अगर वो 10 साल बाद मिलेंगे ना, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, अगर वो 10 साल बाद मिलेंगे तो ये बंदे का जो उम्र है 10 साल बीत जाएगा, लेकिन उस बंदे का उम्र ज़्यादा नहीं बचा रहेगा कि ना, 1-2 दिन या उससे भी कम जो भी है उतना ही हुआ होगा, है कि नहीं। तो जब लाइट की स्पीड से चलते हैं ना, तो आपकी स्पीड की वजह से क्या होता है कि टाइम जो समय है वो स्लो हो जाता है। कौन दिया था, आइंस्टाइन ने। तो इसके बीच का काम, बीच कौन संभालता है, न्यूटन के मैकेनिक्स संभालता है, जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए बहुत काफ़ी है कि नहीं। तो हो गया इतना। अभी जो मैं चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगी। कॉन्सेप्ट में इसके पीछे की सोच क्या थी, क्यों आया, क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। हाँ, आपको ऐसा नहीं बस फोर्स से याद करके रट्टा मार के जाके पेपर में सॉल्व करके आ जाना है, उससे तो सॉल्व हो नहीं पाएगा आपसे, क्योंकि अगर रटे रहेंगे। लेकिन अगर आपने उसको ध्यान से समझा है क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझिए ना, कॉन्सेप्ट से इसी कॉन्सेप्ट का बना के सब बनता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पीछे के मालूम है कब चीज़ें कैसी होती हैं, तो सवाल को आप आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमने फोर्स समझ लिया, इसके बाद मास समझते हैं। अब मास बीच में कहाँ से आ गए। हाँ, तो हमने देखा कि फोर्स क्या करता है, फोर्स कैसे होता है, एक्सप्रेशन। और फोर्स और एक्सप्रेशन को जब हम रिलेट करते हैं, जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसको न्यूटन मैकेनिक्स कहते हैं। तो फोर्स को हम
एक्सेलेरेशन से रिलेट करते हैं। जब भी जो बीच में कांस्टेंट, ये जो एक्सेलेरेशन, जब ये हम लोग पर्सनालिटी कांस्टेंट आता है, कुछ बीच में एक नंबर आता है या कांस्टेंट आता है, तो जो नंबर आता है ना वो क्या होता है, मास होता है। हाँ, अब जो क्या होता है कि मास क्या करता है, मास फोर्स और एक्सेलेरेशन को जोड़ने का काम करता है। कुछ इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रिलेट द फोर्स विथ रिलेट एक्सेलेरेशन विथ फोर्स। अभी इससे क्यों बोला गया कि ये फोर्स को एक्सेलेरेशन से या एक्सेलेरेशन को फोर्स से रिलेट करता है? हाँ, सॉरी, ये इंक की वजह से ऐसा हो रहा है, इंक ज़्यादा स्मेल करता है ना। तो जो एक्सेलेरेशन को फोर्स से रिलेट करने का काम करता है, मास करता है। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला? देखिए, मान लेते हमने कि हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, दो बॉल लिए, एक है रबर बॉल, एक है आयरन बॉल। दोनों को मैंने सेम हाइट से छोड़ा और मान लीजिए मैं 2 मीटर के बाद उसको कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखेंगे आप रबर बॉल आराम से कैच कर लेंगे, लेकिन आयरन बॉल नहीं कर पाएंगे। क्यों? लास्ट में दोनों की स्पीड सेम रहती है। अगर मान लीजिए वो पहुँचे हैं 20 मीटर पर सेकेंड में, तो दोनों की स्पीड सेम होगी, बट रबर बॉल को आराम से कैच कर लेंगे, दूसरे को नहीं कैच कर पाएंगे आयरन बॉल को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, हाँ, जिसके वजह से उसका फोर्स बढ़ के आ रहा है, ठीक है नहीं? और इसे समझिए, वो मतलब उसको कैच करना आसान नहीं होगा। अब ऐसा समझिए कि आपके पास क्या है, दो बॉल है, एक फुटबॉल का बॉल है, एक बॉलिंग बॉल है। बॉलिंग मीन्स वो लोहे का बना होता है। दोनों का आप सेम ही फोर्स से किक करिए, सेम फोर्स से, जितने फोर्स से आपने फुटबॉल को किक किया उसी फोर्स से इसको किक करिए, तो देखेंगे कि जो फुटबॉल बहुत तेज़ी से आगे जाता है और गोल्फ बॉल बहुत कम जाता है, बहुत स्लो जाता है कि नहीं? पता नहीं गोल्फ बॉल जाएगा कि आपका पैर जाएगा, वो बात की बात है। हाँ, तो देखेंगे कि उसमें कुछ इफेक्ट डाले, दोनों पर सेम फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी चीज़ें क्या हो रही है, जो एक्सेलेरेशन वो मिलना चाहिए दोनों में बराबर नहीं आ रहा है। इसका मीन्स फोर्स एक्सेलेरेशन से रिलेट करता है। बीच में एक और कुछ चीज़ होती है जो उसको रिलेट कराती है, वो क्या है? वो मास है। तो मास क्या होता है? ये तो हम लोग समझने के लिए लिखते हैं, लेकिन जो इसका मेन डिफिनेशन है ये होता है इट इज डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है, जो पहले डिफिनेशन समझते हैं। इट इज़ अ डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो डिग्री ऑफ मेजरमेंट, जैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का डेफिनेशन अगर जानेंगे ना तो ये होता है, इट इज़ अ डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी हॉट है, कोई चीज़ कितनी कोल्ड है। तो कितनी है, जैसे आपको पता कि ये चीज़ हाँ बहुत गर्म है, कोई आ रहा है कितना गर्म है, ये गर्म है, चाय गर्म है, आयरन का रॉड गर्म के वो भी गर्म है, सब गर्म है। अरे भाई कितना गर्म है वो बताइए। तो अगर किसी के कंपेयर में कितने गुना गर्म है वो बताना है, तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ मेजरमेंट। तो कितनी गुना गर्म है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो कितने गुना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी मीन्स जिसके पास जितना मास होगा, कोई ऑब्जेक्ट है जो ज़्यादा भारी लगता है आपको, वो अपने देखो उसको अगर आपको उसके पोजीशन है, उसके स्टेट को चेंज करना है, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इनर्शिया मीन्स इनर्टनेस। इनर्ट किस बना है? इनर्ट। इनर्ट मीन्स निष्क्रिय। हाँ, तो उसके अंदर कितनी निष्क्रियता है, जितना ज़्यादा निष्क्रियता होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, मैसी होगा। इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए आपके घर में दो बच्चे हैं, मान लीजिए एक लड़की एक लड़का है, तो देखा जाए तो लड़की जल्दी काम अपना सुन लेती हैं, लड़के थोड़ा कम सुनते हैं। तो आप मान लीजिए कोई लड़के को बोले कुछ काम करने के लिए, लड़के को आप 10 बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे, तो वो उठ के काम करता है, क्योंकि उसके अंदर इनर्टनेस ज़्यादा है। उसके जो काम कर रहा है, मान लीजिए सोया है या रेस्ट कर रहा है, तो उसके जो स्टेट है उसको चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। वही किसी लड़की को बोल देंगे 2 मिनट में, 2 ही बार में बोलेंगे, काम करना स्टार्ट कर देगी आप जो बोले हैं। तो उसके अंदर ज़्यादा इनर्टनेस नहीं है, मीन्स वो ज़्यादा आपको रजिस्ट नहीं करती है, ज़्यादा आपके अवरोध नहीं करती है कि नहीं, आपके काम को होने के लिए जो आपके काम होकर इफेक्ट दिखाएगा उसमें ज़्यादा आपको रजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन वो लड़के को 50 बोलेंगे तो काम कर रहा है, तो मीन्स वो ज़्यादा रजिस्टेंस प्रोवाइड करा ना आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा उसको काम कराने के लिए। तो वही हुआ है,
ये जो इनर्टनेस है ना, इनर्शिया, अब किस ऑब्जेक्ट में कितनी ज़्यादा है, जिसमें जितनी ज़्यादा होगी उसका मास उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इनर्टनेस की किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की, उसको कहते हैं मास। तो कभी भी एग्जाम में जब बात आए ना तो ये लिखने गए, पहले तो समझने के लिए। तो कोई ऑब्जेक्ट में कितना इनर्टनेस है वो उसके मास पे डिपेंड करता है। अब मास क्या है, ये मास जो होता है ना, कोई अगर ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट या बॉडी एग्जिस्ट करती है, किसी ऑब्जेक्ट का अगर एग्जिस्टेंस है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी अपने आप आ जाती है, क्या, मास वाली। अगर इस यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट है, देखो मैटर की बात करते हैं, कोई मैटर है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी बिना कुछ कहे आ जाती है, वो है मास। अपने आप को उसी तरह बनाए, जो इनर्शिया उसकी, उसको अपने आप को उसी तरह बनाए रखने की जो थोड़ी कैपेबिलिटी, क्षमता होती है उस वो मास की, हाँ, इनर्शिया की क्षमता को ही मास कहते हैं। ऐसे मास आ जाता है, वैसे चार्ज भी आ जाते हैं। क्या आते हैं? चार्ज। तो मास की वजह से जो आता है, हाँ, प्रॉपर्टी की वजह से जो ग्रेविटेशन आता है, और चार्ज की वजह से कूलम्ब्स लॉ ने जो दिए थे, अट्रैक्शन रिपल्सन वाला, है कि नहीं। तो ये सब उसके अंदर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, पहले से रहती है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्यों ऐसी होती है। अब देखो, ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो फॉर्मूला आया है ना, ये एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है। देखो, कुछ फार्मूला हम डिराइव करते हैं, कुछ फार्मूला एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल वाला फार्मूला है। जो ग्रेविटी वाला फार्मूला है वो भी एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है, कूलम्ब्स के भी फार्मूले, हाँ, एक्सपेरिमेंटल फार्मूले हैं। जैसे हमने इक्वेशन ऑफ द मोशन पढ़ दी है, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो आप ऐसे ही डिराइव कर सकते हैं, मीन्स कि क्वांटिटी को लेते लेते चलते हैं, आप डिराइव कर लेंगे तो ये डिराइव कर सकते हैं। लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के बाद आते हैं, आप इसको डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होने के बाद आते हैं। ये सब चीज़ें, बुनियादी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब नंबर को जो आप बात करते हैं, नंबर 1 2 3 है, नंबर आपने बनाया है, इसको एक बुनियाद बनाई है आपने, फिर उसके बाद प्लस माइनस आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन जो नंबर बना है वो पहले से बना है, आपको मान के चलना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 9 और 0 है। उसके बाद आप खुद का नियम लगाइए, कुछ भी करके आप कुछ और भी उसको यूज़ करके बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बुनियादी होती हैं जिसको लेकर आपको चलना होता है, उसी बेस पर आप सब चीज़ें सॉल्व करते हैं। जैसे ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है ना। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें बुनियादी होती है, फिर उसका यूज़ करके हम लोग और भी चीज़ें लॉज को डिराइव करते हैं। जैसे न्यूटन्स के लॉ हो गए, ग्रेविटेशन वाला फार्मूला हो गया, कूलम्ब का फार्मूला होगा, ये सब वेरीफाई करके बनाए गए हैं। ये ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे करते गए आंसर आते गया, वो सब वेरीफाई करके बनाया गया है, ठीक है। तो हो गया फोर्स, मास समझ गए हम लोग। अब मास क्या है, मास का यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। इसको लिखते हैं केजी से, स्मॉल केजी, है कि नहीं, शॉर्टकट में। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स ये किसी भी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता है। हम जब स्केलर वेक्टर की बात करते हैं ना, उसका मेन कॉन्सेप्ट देखा जाए ना, कहाँ से आया होगा, फोर्स से आया होगा। क्योंकि फोर्स ही हमें इफेक्ट दिखाता है पूरी दुनिया में, उसका इफेक्ट हमें ज़्यादा दिखता है ना फोर्स का। तो भी हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कि फोर्स की वजह से क्या हुआ, फोर्स की वजह से क्या हुआ कि हम स्केलर वेक्टर को पढ़ते हैं। अब फोर्स की वजह से स्केलर वेक्टर आया तो किसी पे डिपेंड करता होगा, उसके पास भी स्केलर वेक्टर की प्रॉपर्टी होगी। तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन वेक्टर आया, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर आया, वेक्टर से फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है, ऐसी चीज़ें हुई है। तो मेन फोर्स बहुत जरूरी है। स्केलर क्वांटिटी मास है, 2 kg का बटवा लीजिए, दूसरा भी 2 kg का लीजिए, ऊपर नीचे रखिए, सीधा उल्टा रखिए, कोई भी डायरेक्शन रखिए, उसका वजन आप करेंगे टोटल मिला के कितना आएगा, 4 kg आएगा, ठीक है नहीं। तो इसमें कोई डायरेक्शन मायने नहीं रखता, तो इसलिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो चलो सही है।